हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, बहुत सारा टाइम जा रहा होगा। इकोनॉमिक सीरीज़ का भी भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, एक्सटर्नल सेक्टर। इसके बारे में जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता, रफली नॉलेज होता है, बट इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसे जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पॉलिटी। हर सब्जेक्ट की अपनी विशेष क्या है, कंट्रीब्यूशन है, विशेष उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आज जान लेते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर सीरीज़। इकोनॉमिक सीरीज़ चल रही है, सबको पता है। शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या आ रहे हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, वो जान लेते हैं। आता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये क्या होता है? इट रिफर्स टू द ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो क्या है? तो ये कैसा है कि जो ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का भी एक्सचेंज हो सकता है और सर्विसेज का भी। ठीक है, तो इसी को क्या कह दिया जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा इसमें है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है? तो द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्टेटमेंट that summarizes a country's export and import of goods with the rest of the world। यानी कि किसी भी कंट्री का एक तरह से समरी स्टेटमेंट, जिसमें क्या दिया हुआ है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ। ठीक है, दूसरे जितने भी देश हैं उनके साथ, यानी पूरा वर्ल्ड एट लार्ज आ जाता है उसमें। ओनली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ यानी कि गुड्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ अ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। यानी कि पूरा उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गिवन होता है, जो समरी स्टेटमेंट उसमें होता है, उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिसे शॉर्ट में बीओपी कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी किसी भी कंट्री का जितना उसने ट्रांजेक्शन किया उसका रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी उसने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुआ होगा ना, जैसे मान लीजिए इंडिया है तो मलेशिया के साथ उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ें ओके, सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। ओके, करंट अकाउंट क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स। यानी कि ये भी एक तरह का रिकॉर्ड होता है व्यापार में, गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन मतलब एक तरह से हुआ, पेमेंट किस प्रकार से हुई ना, वो सारा उसका रिकॉर्ड, ट्रांसफ़र जो पेमेंट्स होते हैं उनके बारे में। कैपिटल रिकॉर्ड क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ एसेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखिए, कैपिटल और करंट अकाउंट में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे रिकॉर्ड किसका हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट्स का हो रहा है। यहाँ क्या है कि सारे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं एसेट्स का, ठीक है, लाइक इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल बोरोइंग हमने कितनी की, यानी बाहर से हमने कितना बोरो किया, ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस हमने कितना लिया, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के साथ हम बहुत सारा एक तरह से लेते रहते हैं ना, बोरोइंग्स करते रहते हैं। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट टर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? तो द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे बहुत सारे देशों की करेंसीज क्या होती हैं, उनका ट्रेड होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, एक दूसरे से करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं। ओके, ये हो जाता है। फॉरेक्स क्या होता है? यानी इसी फॉरेक्स आई थिंक फॉरेन एक्सचेंज को बोला जाता है। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ द और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन नेशनल करेंसी इनटू अनदर एंड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखिए, इंडिया में तो रुपी चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, ठीक है, ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग चलता है, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट देशों की अपनी अपनी करेंसीज़ हैं। तो उनका जो जब वो ट्रेड करते हैं तो इसीलिए तो कहते हैं ना, डॉलर कितने का चल रहा है तो इंडियन करेंसी में उसका कितना होता है। तो इसी तरह से कन्वर्टिंग जो एक तरह से जो कन्वर्जन होता है करेंसी का, वो सारी चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज कहलाती हैं। एक प्रोसेस होता है पूरा कि एक मान लीजिए एक करेंसी, एक नेशनल करेंसी दूसरी जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं मनी, तो कन्वर्ट करते होंगे, मान लीजिए हम यूएस से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उनके करेंसी में पेमेंट करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे जो सपोज डैट $1 कभी 65 कभी 70 तक भी गया, अभी रिसेंट भी
चल रहा होगा कुछ ना कुछ, तो उस तरह से जो चीज़ें, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही समझ रहे हैं ना, एक्सचेंज हो रहा है। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेट आ जाता है, तो रेट क्या होता है, इट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज, किस रेट पे करेंसी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, किसी दूसरी करेंसी से, ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ गए? हम सब भी क्या है ना कि एटलीस्ट सब यहाँ पे ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे मतलब नीचे स्टैंडर्ड या छोटे स्टैंडर्ड का बच्चा तो है नहीं, सब ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा किसी ना किसी। जब हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कंपटीशन की, तो उसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सबको होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि नहीं समझ में आते हैं, तो वो यहाँ पे एक क्लैरिटी मिल जाती है जब आपको कोई समझाने वाला हो जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। When a payment is received from a foreign country through channels like export of goods and services, transfer receipts in the form of gift from the foreigners, जैसे कि FDIs, FIIs, ठीक है, और through borrowing from abroad, it is known as credit transaction of a country। सभी को समझ में आ गया? ठीक है। Whereas when a payment is made to a foreign country through channels like imports of goods and services, transfer payment to foreigners, lending to foreign countries, investment in foreign countries, it is known as debit transaction of a country। सिंपल समझ गए? जब कंट्री एक तरह से क्रेडिट दे रही है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है, जब हम पेमेंट कर देते हैं तो वो डेबिट हो जाता है। आप भी क्रेडिट कार्ड और ठीक है डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते होंगे, उसी से समझ लीजिए। ठीक है, दिस क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। यही डेबिट और क्रेडिट जो होता है इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट नेसेसरली इंक्लूड्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ओवर अ डिफाइंड पीरियड। ठीक है, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो पूरा होता है ना खाका एक तरह से, ठीक है, एक डेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रांसफर पेमेंट सच एज remittances and other foreign aid. Then all the entries are divided into two main accounts, namely the current account and capital account। देखिए remittances वो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई व्यक्ति बाहर काम कर रहा होता है तो वो एक सर्टेन अमाउंट अपनी नेटिव कंट्री को भी भेजता है, उसी को रेमिटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को फिर डिवाइड कर दिया गया एंट्रीज़ को, ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। तो फीचर्स थोड़ा सा जान लेते हैं बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। ठीक है, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो सारे ट्रांजेक्शन्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इट रिलेट्स टू अ पीरियड, ठीक है, एक निश्चित समय होता है। जनरली इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट, एक तरह का ये एनुअल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, it adopts a double entry book keeping system। it has two sides, the credit side and the debit side। दो sides होते हैं इसके, एक credit side होता है, एक debit side होता है। receipts are recorded on the credit side and payments on the debit side। ठीक है, समझ गए? ओके, द करंट अकाउंट जानते हैं तो करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रेड इन गुड्स इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड, ट्रेड इन सर्विसेज इंक्लूड फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ट्रेड इन गुड्स का मतलब है जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स का, और ट्रेड इन सर्विस का मतलब होता है फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम। अब देखिए एक नया टर्म आ गया, इसके बारे में जानते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम क्या होती है वो जान लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम। यानी कि जो फैक्टर इनकम अब्रॉड से रिसीव हो रही है रिसिट के फॉर्म में, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसी का जो डिफरेंस होता है उसे नेट फैक्टर इनकम कह दिया जाता है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबको पता है कौन कौन से हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। तो क्या होता है, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, fine, and the income they received in the form of compensation, rent and dividend is called factor income। तो ये से बता रहे जो फैक्टर इनकम क्या होती है कि जो इनकम रिसीव होती है किसी भी, जैसे रेंट के फॉर्म में हो सकता है, कोई कंपनसेशन हो सकता है, कोई डिविडेंड हो सकता है, उसी को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर द रेसिट्स विच द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री गेट फॉर फ्री विदाउट हैविंग to provide any goods or services in return। they consist of gifts, remittances and
ग्रांट्स, मैंने इससे पहले बताया आपको। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड करता है वो जानते हैं, ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स में देखिए इन्वेस्टमेंट आ जाता है आपका, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते ही रहते हैं, ठीक है। एन एसेट इज एनी वन ऑफ द फॉर्म्स इन विच वेल्थ कैन बी हेल्ड। तो एसेट भी बता रहे हैं कि कोई भी फॉर्म में हो सकता है जिसपे कि कोई भी वेल्थ होती है, जो संपत्ति होती है उसको होल्ड किया जाता है कॉमन टर्म्स में। फॉर एग्जांपल जैसे मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेट एक्सेट्रा, ठीक है। द परचेज ऑफ एसेट्स इन इज अ डेबिट आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट। तो जो एसेट्स हम परचेज करते हैं वो एक तरह से डेबिट वाले में जाता है, ओके। कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट जो होता है वो एक तरह से वाइडर टर्म है, ओके ओके फाइन, करंट अकाउंट के कंपैरिजन में। देखो इसका एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ़ एन इंडियन कंपनी बाइज अ यूके कार कंपनी, ठीक है, इट इंटर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एज डेबिट आइटम, ओके, एज फॉरेन एक्सचेंज इज फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया। On the other hand, the sales of assets like the sale of the share of an Indian company to a Chinese customer is a credit item on the capital account। समझ गए? अब देखिए बैलेंस इन करंट एंड कैपिटल अकाउंट कैसे होता है वो जान लेते हैं। करंट अकाउंट इज इन बैलेंस when receipts on the current account are equal to the payments on the current account। तो ये बैलेंस तब होता है जब जो रेसिट्स होती हैं करंट अकाउंट में किसके इक्वल होती है? पेमेंट के, तो वो बराबर हो जाता है फिर। फाइन। अ सरप्लस current account means that the nation is a lender to other countries and a deficient current account means the nation is borrower from other countries। देखिए सरप्लस करंट अकाउंट का मतलब है कि अपनी कंट्री क्या है दूसरे लोग को दे रही है पैसा, ठीक है। और जब डेबिट वाला आप समझ ही रहे ना सिस्टम क्या है, डेबिट क्रेडिट तो पहले हमने समझ लिया। अब यहाँ पे सिस्टम आ रहा है कि कैसे डेफिशिट करंट अकाउंट होता है और कैसे सरप्लस का मतलब प्लस में ही पहले भी मैंने समझाया, और डेफिशिट का मतलब कमी है, ओके। तो कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर इक्वल टू द कैपिटल आउटफ्लो। सबको पता है जितना आ रहा है और जितना जा रहा है जब उसमें बराबर होगा तभी वो बैलेंस होगा। द सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट अराइजेज व्हेन कैपिटल इनफ्लोज आर ग्रेटर दैन द कैपिटल आउटफ्लोज। यानी कि सरप्लस कैपिटल अकाउंट में कब होगा? जब जो आ रहा है कैपिटल वो ज़्यादा होगा rather देन जाने के। आउटफ्लो जब कम हो जाएगा और इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? ओके ओके। अब तो थोड़ा सा क्या जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जान लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट तो हमने जान ही लिया था, तो थोड़ा सा हम जानते हैं फॉरेन exchange market। तो it is a market where buyers and sellers are mainly involved in the buying and selling of the foreign currencies, ठीक है, समझ गए? In this market the currencies of various countries are bought and sold। The foreign exchange market is known as forex, a worldwide network that enables exchange around the globe, ठीक है। इसके functions जान लेते हैं। तो transfer of funds यानी फॉरेन करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर टू सेटल पेमेंट्स, इट इंक्लूड द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर, यानी करेंसी का यहाँ पे कन्वर्जन होता है, ठीक है। द रोल ऑफ फॉरेक्स इज टू ट्रांसफर द परचेजिंग पावर फ्रॉम वन कंट्री। एक तरह से आप कहीं कुछ खरीद सकें, ठीक है। मान लीजिए ये सिस्टम नहीं होता तो आप मान लीजिए यूएस में बैठे होते और आपका मान लीजिए आपकी करेंसी आपके पास रुपीज़ में ही है, तो फिर कैसे होता? अगर ये सिस्टम ही ना होता तो फिर आप कैसे सामान खरीद पाते हैं? इसलिए इसका यूज़ इस प्रकार से होता है। फॉरेक्स प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द इम्पोर्टर्स टू फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। एक तरह से शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है इम्पोर्टर्स को, ताकि स्मूथ फ्लो हो सके क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्री से कंट्री तक। Due to the change in the exchange rate, a gain or loss can occur to the companies, individuals or government nodal agencies, and then Forex provides the services for hedging the anticipated or actual claims liabilities in the exchange for the forward। समझ गए होंगे इसके बारे में। अब देखिए इसमें एक टर्म आता है नियर और रियर, ठीक है। NEEE नहीं NEER नियर हो गया,
और रियर REER। तो नियर क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये क्या है थोड़ा सा जानते हैं। इट इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ द होम करेंसी बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स in foreign currencies. It is a weighted average rate at which one currency is exchanged for a basket of foreign currency। यानी कि एक तरह से ये एवरेज रेट होता है, उसका एवरेज निकाला जाता है डिफरेंट करेंसीज का उस हिसाब से, ठीक है। इन रियलिटी इंडिया ट्रेड्स विद मैनी कंट्रीज बिसाइड्स USA, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ऑल्सो ट्रेड्स विद जापान इन येन, जापान की करेंसी सभी को पता है येन है। चाइना की रेनमिनबी है, ठीक है। Therefore, one needs to see the trend of appreciation or depreciation of rupee based on trade requirements with all the basket of currencies. This is given in near and rear. In simple terms, near is an index that measure the change in the foreign exchange rates. एक तरह से near क्या है, एक तरह से वो एक तरह सा index है, एक सूचकांक है, ठीक है, एक तरह से मापक है। क्या करता है वो, क्या measure करता है, change in the foreign exchange rates. It is mainly market driven, यानी कि मार्केट पे ही डिपेंड करता है किस प्रकार का एक्सचेंज रेट होगा। अ डिक्रीज इन दिस इंडेक्स डिनोट्स डेप्रिशिएशन, यानी डिक्रीज अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब करेंसी का डेप्रिशिएशन हुआ है इन रुपीज़ वैल्यू, वेयर एज इंक्रीज रिफ्लेक्ट्स एप्रिशिएशन, ठीक है, समझ गए। अब देखिए रियर क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो इसमें क्या बता रहे हैं, द वेटेड एवरेज ऑफ अ कंट्रीज करेंसी अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसीज adjusted for inflation. In other words, domestic and foreign currencies are rearranged with the help of near values to obtain rear values। यानी कि पहले near होगा तब rear होगा, ओके, क्योंकि वो nominal effective exchange rate है, ये real effective exchange rate है, तो नाम में ही उसकी definition भी छुपी हुई है, ठीक है। In simple words, rear is nothing but near adjusted for inflation। यानी कि जब नियर एडजस्ट होगा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग तो वो रियर बन जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल कंट्रीज करेंसीज वैल्यू रिलेटिव टू अदर मेजर करेंसीज इन द इंडेक्स सच एज US डॉलर, जापानीज येन एंड यूरो। समझ गए होंगे, ठीक है। वेरियस चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, तो जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या आता है, डेवल्यूशन यानी डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ द deliberate reduction of the official rate at which domestic currency is exchanged for the other currency। devaluation समझ ही रहे, उसमें करेंसी में एक तरह से उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, डिवैल्यूएशन का मतलब तो यही हुआ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 70 रुपीज़ पर US, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 70 ही बता रहे हैं, ठीक है। $1 कितने 70 रुपये के इक्वल है, ठीक है। मेकिंग 80 per US dollar, it is generally practiced in fixed exchange rate regimes. In simple terms, it is the process by which the monetary authority formally reduces the exchange rate with respect to the other currencies। यानी कि एक तरह से एक प्रोसेस होता है जिसमें मॉनेटरी अथॉरिटी क्या करती है कि उसको रिड्यूस कर देती है, ओके, करेंसी को। एक्सचेंज जब होता है तब उसमें उस केस में होता है। इट बेनिफिट्स द एक्सपोर्टर, इससे क्या होता है, बेनिफिट हो जाता है एक्सपोर्टर को, बट मेक्स इम्पोर्ट्स कॉस्टली, लेकिन जो इम्पोर्ट्स होता है वो कॉस्टली हो जाता है। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द एग्रीगेट डिमांड्स एज इट ब्रिंग्स मोर फॉरेन करेंसी इन कंट्री एंड इम्प्रूवमेंट इन करंट अकाउंट। देखिए रीवैल्यूएशन भी होता है, तो इट इज़ अपोजिट ऑफ डिवैल्यूएशन, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या किया जाता है, इंस्टेड ऑफ 70 रुपीज़ पर US डॉलर मेकिंग 50 पर US डॉलर कर देते हैं। इट इज़ गुड फॉर इम्पोर्टर्स बट हार्म द एक्सपोर्टर्स। अब देखिए डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी भी होता है, इट इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट विद अदर कंट्रीज, ठीक है। एप्रिशिएशन समझ ही रहे हैं कि इट इज़ राइज इन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट विद द अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम जान लीजिए इंडिया का कैसा है। इंडिया एक्सचेंज रेट पॉलिसी हैज़ इवॉल्व विद ग्रेजुअल ओपनिंग अप ऑफ द इकॉनमी। सबको पता है 1990s के एरा में, डिकेड में हमने क्या किया, ओपन किया अपनी मार्केट को, ठीक है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इंडियाज एक्सचेंज रेट पॉलिसी हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम पर वैल्यू सिस्टम टू बास्केट पैक एंड फर्दर टू अ मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई विद द ब्रेकडाउन ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम इन 1971।
The rupee was linked with the pound sterling to overcome the weaknesses associated with a single currency peg and to ensure the stability of exchange rate. The rupee, with effect from September 1975, was pegged to a basket of currency till the early 1990s. समझ गए? Okay. A measure was taken in 1991 of two-step downward exchange rate adjustment by 9% and 11% to counter the massive drawdown in the foreign exchange reserves, instill confidence in the investors and improve domestic competitiveness. तो हमने क्या लिया? द लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आए, जिसे शॉर्ट में लर्म्स भी बोलते हैं, LERMS, ठीक है, एंड वॉज पुट इन प्लेस इन मार्च 1992 इन्वॉल्विंग द डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम. In the interim period, the dual exchange rate system was replaced by a unified exchange rate system in 1993. मार्च 1993 में हम यूनिफाइड ले आए, पहले डुअल चल रहा था, ठीक है. प्रायर टू 1990s, यानी 1990 से पहले क्या हो रहा था? द इंडियन एक्सचेंज मार्केट विद द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम वॉज हाईली रेगुलेटेड विद रिस्ट्रिक्शंस. बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रांजेक्शन्स पे और पार्टिसिपेंट्स पे, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे थे इन सब पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, यानी हमारी इकॉनमी क्लोज इकॉनमी थी. तो फिर हमने ओपन किया, तब सिस्टम बदल गया. इन सिंस 1990s इंडिया हैज़ विटनेस अ वाइड रेंज ऑफ रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रिजल्टिंग इन सब्सटैंशियल डेवलपमेंट ऑफ द रूपी एक्सचेंज रेट मार्केट. ओके फाइन. अब देखिए जो लॉम्स है, यानी लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, तो दिस सिस्टम वॉज ऑपरेशन में कब आया? 1993 में आया. द रूपी बिकेम पार्टली कन्वर्टेबल अंडर दिस स्कीम, यानी ये पार्टली कन्वर्टेबल हो गई जो हमारी करेंसी थी, ठीक है. ये जो सिस्टम है लर्म्स इन्वॉल्व्स अ ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम. इसमें क्या होता है? 40% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैड टू बी सरेंडर्ड एट एन ऑफिशियल रेट डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक, विच इन टर्न वॉज ऑब्लाइज्ड टू सेल. क्या करेंगे फिर सेल करके? फॉरेन एक्सचेंज ओनली फॉर द इम्पोर्ट of essential commodities and government debt servicing. The balance of 60% of exchange earnings was to be converted at rates determined by the market. यानी 60% मार्केट डिटरमाइन कर लेगा, 40% RBI के पास रहेगा, ठीक है. एक तरह से ये किया गया. The LERMS was essentially a transitional mechanism and a downward adjustment in the official exchange rate took place December 1992. The ultimate convergence of the dual exchange rate was made effective in March 1993. On unification, the exchange rate of the Indian rupee became market related and its downward adjustment both against the US dollar and also against the trade weighted basket neutralized the impact of prevailing inflation differential. ठीक है, समझ में आया? इसमें देखिए इसमें क्या किया गया ना, शॉर्ट में हम समझ जाते हैं, जो मैंने समझा वो मैं बता देती हूँ. लर्म्स लेकर के आए तो हमने क्या किया, अपनी इकॉनमी को खोला, तो 60% मार्केट ड्रिवन हो गया और 40% क्या हुआ कि RBI, आपको सभी को पता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेटर भी है इंडिया में, तो उसके पास वो सारी चीज़ें रखी गई. तो जब एक्सचेंज होगा ना, तो मान लीजिए मार्केट एकदम डूब भी जाता है तो भी हमारे पास कुछ तो बचेगा. अगर हम पूरा ही मार्केट ड्रिवन कर देंगे तो क्या होगा, इकॉनमी के क्रैश डाउन होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है. इसीलिए वहाँ पे रिसेशन आया था 8-9 के उसमें, लेकिन इंडिया इससे थोड़ा सा बच गया था. इसीलिए क्योंकि जो हमारा जो सिस्टम है वो हमेशा हम मीडियम पाथ फॉलो करते हैं, यानी मध्यम मार्गी रहते हैं, इसलिए इस रिस्क को समझते हुए पूरा ही नहीं लगा देते हैं. ठीक है, समझ में आया? ये सारी चीज़ें हैं. तो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो हमने अपनाया, लेकिन उसको 60% ही किया. ठीक है, ओके फाइन, समझ गए? आपको जानते हैं क्या है कि आपको उसको समझना होता है. मान लीजिए कोई चीज़ बनी है तो क्यों बनी है, इसके बारे में बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल इसके बाकी चीज़ें हम जान लेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत वाइड हैं, उनको समझने की बहुत ज़रूरत है. और जब आप दोबारा से कोई चीज़ समझते हैं ना, कोई समझाने वाला, तो वो इजी हो जाता है प्रोसेस. तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए. लर्म्स इंपॉर्टेंट है, LERMS यानी कि लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम कब आया, जब हमने 1991 में क्या किया था, इकॉनमी को खोला था, ओपन इकॉनमी बनाई थी. ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए.
हैव अ नाइस डे।